Good morning, students. Today, our topic is rural life in society. This is chapter 4 of history. In this chapter, we shall read about rural life, about the life of people in villages during the British rule. ब्रिटिश पीरियड से पहले जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉन्कर कर लिया, इंडिया को फुल्ली कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, जब उन्होंने यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर ली, तो उनके आने से पहले गांव में भारतीय जो गांव थे, यहाँ पर रहने वाले लोगों की लाइफ जो थी वो बहुत ही सिंपल हुआ करती थी। हमारे जो भारत के गांव रहे हैं वो हमेशा से सेल्फ सफिशिएंट रहे हैं, मींस कि उनकी जो ज़रूरतें हैं वो गांव से ही पूरी हो जाती थी, गांव में रहने वाले लोगों की। जो किसान वहाँ पर रहते थे उनकी जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था कल्टीवेशन ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर करते थे, और जितना वो प्रोड्यूस करते थे उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो रूलर्स को, जो उस समय राजा हुआ करते थे, उनको रेवेन्यू के तौर पर या यूँ कहे कि कर के तौर पर उन्हें जमा करवा देते थे। अब ये जो रेवेन्यू होता था ये उस समय गांव का जो मुखिया होता था या तो उसको डिपॉजिट करवाते थे किसान, या फिर गवर्नमेंट जो रूलर है उनके और जो विलेज है उनके बीच में जो इंटरमीडियरीज होते थे, जो मध्यस्थता करने वाले ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे, वो उनको डिपॉजिट करवाते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार अपने हाथों में ले लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो राइट है रेवेन्यू कलेक्शन वो ब्रिटिशर्स के हाथों में आ गया था। तो उसके बाद जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद जो रेवेन्यू था उसे फिक्स्ड अमाउंट जो है वो उसका तय किया गया। उससे पहले वो चेंज होता था कि जितना प्रोड्यूस हुआ उसका एक पार्ट जो है वो देना होता था किसानों को, लेकिन ब्रिटिशर्स के बाद तो रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया। अब चाहे किसान की जो हार्वेस्ट है वो अच्छी हो या ना हो, या उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाए, बट उसे जितना रेवेन्यू गवर्नमेंट ने फिक्स किया है वो देना ही होता था, और वो भी कैश में देना होता था। तो अब किसान क्या करते थे, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद की जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो नहीं कर पाते थे। अब उन्हें सिर्फ वही क्रॉप्स ग्रो करनी होती थी जिनको वो मार्केट में सेल कर सकते थे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स। अब ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने वैसे तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट चल रही थी, जो रूलर्स की गवर्नमेंट थी उनके पहले, उसमें कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन फिर भी उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन का जो मेथड था उसमें कुछ चेंजेस ज़रूर की। वो भी इसलिए ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो हासिल हो सके, किसानों से वो ले सके। इसके लिए उन्होंने 3 टाइप के जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स थे, बंदोबस्त इन्हें कहा जाता है, कर भूमि कर जो बंदोबस्त हैं, इन्हें भारत में उन्होंने स्टार्ट किया। इसमें जो पहला है वो है ज़मींदारी सिस्टम या फिर परमानेंट सेटलमेंट इसे कहा जाता है। ये उन्होंने बंगाल में स्टार्ट किया था, इसे स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। सेकंड आता है रैयतवाड़ी सिस्टम, ये मद्रास और बॉम्बे, ये 2 प्रेसिडेंसीज जो थी यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। और थर्ड जो सिस्टम आता है वो है महलवाड़ी सिस्टम, ये उन्होंने पंजाब और नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में, पंजाब, हरियाणा और जो हमारा सेंट्रल इंडियन पार्ट्स हैं यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया था। तो पहले हम समझते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट कब स्टार्ट हुई। परमानेंट सेटलमेंट जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में 1793 में स्टार्ट की थी। मेन इसके क्या थे जो प्रोविजंस थी, इसमें परमानेंट सेटलमेंट के अनुसार जो ज़मींदार थे वो ज़मीनों के मालिक हो गए थे। वो गवर्नमेंट के एजेंट्स की तरह से वर्क करते थे कि जितना भी उनके विलेजेस में, जो भी विलेजेस उनके अंडर आते हैं, उसमें जो भी प्रोड्यूस हुआ है वहाँ से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था। 89% जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाते थे, और 11% जो ज़मींदार है वो अपने पास रखते थे अपने एक्सपेंसेस के लिए।
अब जो लैंड रेवेन्यू होता था वो 10 ईयर्स के लिए फ़िक्स कर दिया गया कि 10 ईयर्स तक किसान जो हैं वो एक ही रेवेन्यू जो है फिक्स्ड अमाउंट जो है वो पे करेंगे। अब फसल चाहे अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन उन्हें पे करना होता था। ज़मींदारों को हेरिडिटरी राइट्स दे दिए गए, मींस कि ज़मींदार चेंज नहीं होंगे। जो ज़मींदार है बाद में उसका बेटा ज़मींदार बनेगा, फिर उसका बेटा ज़मींदार बनेगा, मींस इसे हेरिडिटरी बना दिया गया ज़मींदारी अधिकार जो था इसे। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी? ऑब्वियसली एक सेटलमेंट, एक सिस्टम स्टार्ट किया है, उसमें कुछ अच्छी बातें थी जिससे ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हुआ और कुछ इसमें कमियां भी रह जाती थी। सबसे बड़ी जो इसकी कमी थी उसका था कि सबसे पहले जो परमानेंट सेटलमेंट है उसकी जो नज़र आई कमी वो थी कि जो ज़मींदार थे वो ज़मीनों के मालिक हो गए, लैंडलॉर्ड बन गए वो। और एक नई तरह की क्लास जो है वो भारत में स्थापित हुई गांव में, जिन्हें ज़मींदार कहा जाता था, और ये ज़मीनों के मालिक बन गए। और इन्होंने राजनीतिक तौर पर भी ये ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ने लगे। ज़्यादातर जो वेस्ट लैंड या फॉरेस्ट, जो गांव में जंगल हुआ करते थे, फॉरेस्ट हुआ करते थे, और जो बेकार की ज़मीनें होती थी जिनका कोई इस्तेमाल नहीं करता था, उन्हें भी खेती के अधीन लाया गया। वहाँ पर भी कल्टीवेशन करवाई गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो। अब ये जो परमानेंट सेटलमेंट था ये एक ऑप्रेसिव असेसमेंट था, जिसमें जो ज़मींदार है बड़े ही क्रूर तरीक़ों से, अत्याचारी तरीक़ों से जो रेवेन्यू है, टैक्स जो है वो कलेक्ट किया करता था। जो किसान था उसकी कंडीशन, जो खेती कर रहा है उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अगर वो रेवेन्यू नहीं दे पाता था, ज़मींदार उससे उसकी ज़मीनों को छीन लेता था। अगर हम लंबे समय की बात करें तो ये जो सेटलमेंट थी ये इससे ज़्यादातर फ़ायदा जो है वो ज़मींदारों को हुआ, ना कि किसानों को हुआ, गवर्नमेंट को हुआ, सॉरी। किसानों को तो नुकसान ही हुआ था इससे। ज़मींदारों को फ़ायदा कैसे पहुंचा कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जब कल्टीवेशन के अंडर लाया गया, नई नई ज़मीनों पर जब खेती शुरू की गई, तो उससे क्या हुआ कि जो रेवेन्यू था वो बढ़ा। अब किसान जो है पहले से ज़्यादा ज़मीनों पर खेती कर रहे हैं, कई बार प्रोड्यूस अच्छी होती थी तो उन्हें ज़्यादा रेवेन्यू ज़मींदार को देना होता था। अब रेवेन्यू तो उतना ही आ रहा है, बढ़ रहा है पहले से, लेकिन जो रेवेन्यू अमाउंट है वो तो गवर्नमेंट ने 10 ईयर्स के लिए फ़िक्स कर दिया था। तो जो ज़मींदार है उसके पास अमाउंट ज़्यादा डिपॉजिट होता था, लेकिन उसे 11% ही उसका गवर्नमेंट को पे करना होता था। तो ये जो सेटलमेंट थी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ना कि फ़ायदेमंद रही, बल्कि ये लैंडलॉर्ड्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रही। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरा जो सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया था वो था रैयतवाड़ी सिस्टम। अब ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ये मद्रास में स्टार्ट किया था थॉमस मुनरो ने 1820 और 27 के ईयर्स में। अब बॉम्बे और जो उसके आसपास के इलाके थे वहाँ पर इसे स्टार्ट किया गया था। रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो थी ये, इसमें कोई ज़मींदार नहीं है, इसमें जो सेटलमेंट है वो सीधा किसानों के बीच में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में थी। इसमें कोई ज़मींदार नहीं है, कोई इंटरमीडियरी नहीं है जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगा। इससे जो रेवेन्यू है वो बाकी जो महलवाड़ी सिस्टम है, ज़मींदारी सिस्टम है या परमानेंट सेटलमेंट है, उससे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से रैयतवाड़ी सिस्टम से कलेक्ट होता था। अब इसकी कमी क्या थी कि जो रैयतवाड़ी सिस्टम है वो ऑप्रेसिव हो गया। जो मनी लैंडर्स थे उन्होंने किसानों की जो ज़मीनें हैं उन पर कब्ज़े करने स्टार्ट कर दिए। अब क्या होता था कि एक जो किसान है जब वो रेवेन्यू नहीं दे पाता था तो वो मनी लेंडर के पास जाता था। अब मनी लेंडर कौन होते हैं? मनी लेंडर्स होते हैं वो जो किसानों को पैसा जो है वो लोन के तौर पर देते थे, ऋण जिसे कर्ज कहा जाता है। तो जब वो ऋण के तौर पर पैसा उनको देते थे, तो जब किसान अपना ऋण या कर्ज या लोन वापस नहीं कर पाता था तो जो मनी लेंडर हैं वो उससे उसकी ज़मीनों को छीन लेते थे। या तो वो उन्हें उनकी ज़मीनों से निकाल देते थे या फिर वो उनसे ज़मीनों का किराया लेना स्टार्ट कर देते थे और एक किसान जो है वो अपनी ही ज़मीन का किराएदार बन के रह जाता था। जो दूसरा इसका मेजर ड्रॉबैक रहा
रैयतवाड़ी सिस्टम का, वो था कि रैयत को रेवेन्यू जो है वो देना ही है किसान को, चाहे उसकी फसल ख़राब हो जाए किसी कुदरती आपदा से, चाहे बाढ़ आ जाए या सूखा पड़े या कुछ भी हो, लेकिन उसे रेवेन्यू जितना फिक्स किया गया है वो देना ही पड़ता था। थर्ड जो सिस्टम है वो है महलवाड़ी सिस्टम। अब ये जो महलवाड़ी सिस्टम है ये ज़मींदारी सिस्टम का ही एक सुधरा हुआ रूप था कि ज़मींदारी सिस्टम जो बंगाल में स्टार्ट किया गया था उसी को थोड़ा सा उसमें सुधार लाके, उसमें चेंजेस लाके महलवाड़ी सिस्टम स्टार्ट किया गया गंगा के मैदानी इलाकों में, गंगा वैली। इसमें नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस आता है जो पंजाब का प्रोविंस है, सेंट्रल इंडिया है, और जो पंजाब हरियाणा ये सारे जो एरियाज़ हैं। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में आता है हमारा कश्मीर और जो प्रेजेंट पाकिस्तान है ये सारा इलाका। देन महलवाड़ी सिस्टम जो है ये एक ऐसी सेटलमेंट थी जिसमें जो गांव के समूह हुआ करते थे कि कुछ एक ग्रुप होता था जिसमें कई सारे विलेजेस होते थे और उसे महल कहा जाता था। इन महल में जो भी लैंड होती थी वो उस विलेज कम्युनिटी की हुआ करती थी और वही जो है वो लैंड रेवेन्यू को पे करने के लिए ज़िम्मेदार हुआ करती थी। अब उन पूरे जो गांव का जो समूह है उसमें जो फॉरेस्ट हैं या उसमें जो पास्चर्स कहा जाता है, जो चरागाहें होती हैं जहाँ से जानवरों के लिए चारा जो है वो उगाया जाता था, फॉडर जिसे कहा जाता है, तो वो भी उसी विलेज कम्युनिटी का हिस्सा हुआ करती थी। अब जो महलवाड़ी सिस्टम है इसमें विलेज वाइज असेसमेंट जो है वो की जाती थी कि पूरे के पूरे गांव जो हैं उनकी लैंड को असेस किया जाता था, फिर रेवेन्यू फिक्स किया जाता था। अब लैंड रेवेन्यू की डिमांड ज़्यादा होने के कारण, लिमिटेशंस इसकी बता रही हूँ आपको कि लैंड रेवेन्यू की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो ज़्यादातर जो लैंड थी वो धीरे धीरे करके मनी लेंडर्स और जो मर्चेंट्स है, जो जिन्हें ब्याज पर जो ऋण देने वाले लोग थे, मनी लेंडर कहा जाता है, या व्यापारी जो बड़े व्यापारी थे जिनसे किसान लोन लिया करते थे, उनके हाथों में जा रही थी। वही के किसान ने लोन तो ले लिया लेकिन जब वापस नहीं कर पाया तो उसे उसकी ज़मीन से निकाल दिया जाता था, उसे छीन ली जाती थी। अब इससे क्या हुआ कि 1930s और 40s के जो ईयर्स रहे हैं, जो डेकेड्स रहे हैं, इनमें इम्पॉवरिशमेंट, जो गरीबी है बहुत ज़्यादा बढ़ी और जो ज़मीनें हैं उसका डिस्पोजिशन हुआ, मींस किसानों के हाथों से निकल कर के वो मनी लेंडर्स के हाथों में आ गई और इससे जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। और इसी कारण जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसमें भी किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो ये आज मैंने आपको 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम करवाए हैं, जिसमें है महलवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट। आप इन तीनों को समझें, इनको रीड करें और बाकी का टॉपिक हम कल करेंगे। डू योर एक्सरसाइजेस इन योर नोटबुक और इन टेक्स्ट बुक। थैंक यू बेटा।